बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज हम बात करने लगे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 EPS अर्निंग पर शेयर। FR के स्टूडेंट्स के लिए जो FR पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है, जिस तरह बाकी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे IAS 33 भी आपका एक स्टैंडर्ड है। तो IAS 33 स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 33 अर्निंग पर शेयर। देखिए, इससे पहले आपने FFA या F3 पास किया होगा, उसमें भी आपने रेशियो एनालिसिस के अंदर इंटरप्रिटेशन के अंदर ये फार्मूला पढ़ा होगा कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये वही फार्मूला है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बट यहां पे FR में आके चेंज क्या हुआ कि आपके पास जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलना है। तो ये कौन सा प्रॉफिट होता है? ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, ये वो प्रॉफिट है जो सब कुछ देने के बाद आखिर में बच जाता है, जो किसके लिए होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले आपने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम इसे कह रहे हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्यों लेते हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड होते हैं? देखें, प्रॉफिट तो आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे साल का प्रॉफिट है। बट अगर साल के शुरू में शेयर्स डिफरेंट हो और साल के एंड पे शेयर्स डिफरेंट हो, तो फिर आपको कौन से शेयर्स लेने हैं? साल के स्टार्ट वाले या एंड वाले? तो हमने कहा यहां पे हम क्या लेंगे? वेटेड एवरेज लेंगे। F3 के अंदर सिंपल था, आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी देता था, आपको प्रॉफिट भी देता था, आप डिवाइड करके EPS अर्निंग पर शेयर फाइंड कर लेते थे। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे स्टार्ट पे नंबर ऑफ शेयर्स कुछ और थे, एंड पे कुछ और थे, तो इस वजह से आपको यहां पे क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ये है बेसिक EPS। ये क्या है? बेसिक EPS का फार्मूला है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये पहला फैक्टर आपने ये देखना है कि ये जो शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेट्स सपोज 10 लाख शेयर से अब 12 लाख हो गए हैं, ये 200,000 का जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज किस वजह से हुआ है? क्या ये इंक्रीज कैश शेयर इशू किए, मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू किए? क्या ये राइट इशू किया है? क्या ये बोनस इशू किया है? हमने F3 में भी पढ़ा था कि शेयर्स कितनी तरह से इशू हो सकते हैं। कैश इशू हो सकता है, बोनस इशू हो सकता है और राइट इशू हो सकता है। तो अगर पहले हम बात करते हैं कैश इशू की, अगर जो इंक्रीज आया हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 10 लाख शेयर्स थे, ऑन 1 जुलाई हमने 200,000 मजीद शेयर्स कैश पे इशू कर दिए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 12 लाख या 1.2 मिलियन। अब हमने वेटेड एवरेज निकालना है। ये जो इशू हुआ है, ये किस तरह इशू हुआ है? ये कैश इशू हुआ है। तो जब कैश इशू होगा तो याद रखें, अब हमने देखना है कि ये बैलेंस कितने मंथ्स रहा है, जनवरी से लेके जून तक 6 मंथ्स। तो हमने यहां पे 6/12। और ये बैलेंस कितने मंथ्स रहा है? जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 मंथ्स। तो हमने 500,000 और यहां से कितना आ गया? 600,000। तो टोटल कितना आ गया? 1.1 मिलियन या 11 लाख। अब हमारे पास जो वेटेड एवरेज नंबर होंगे, ना वो 10 है ना वो 12 है। हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 11 लाख। अगर इसी तरह
3 महीने ये बैलेंस रहा होता, 9 मंथ्स ये बैलेंस रहा होता, तो इसको मैं 3/12 करता, इसको मैं 9/12 करता। तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस जितने मंथ्स रहेगा उसके साथ आप टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और आप क्या निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अगर ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर आपके पास जो शेयर में इंक्रीज आ रहा है वो इंक्रीज ड्यू टू कैश इशू आ रहा है, तो सिंपली हमने जो भी बैलेंस है, जितने भी बैलेंसेस हैं उनके साथ टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नंबर 2, हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी कि अगर ये जो शेयर्स इशू हो रहे हैं ये बोनस इशू हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, बोनस इशू हो रहे हैं। बोनस इशू क्या होता है, फ्री इशू होता है, ऐसे इशू जिसमें हमने शेयर इशू किए और हमें कैश नहीं मिला, ऐसे शेयर इशू जिस पे हमें कैश नहीं मिला वो क्या होगा, वो बोनस इशू होगा। तो बोनस इशू के अंदर हम बोनस इशू को याद रखो, अगर एक साल में सिर्फ बोनस इशू हो तो हम उसको एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कंसिडर करते हैं। अगर सिर्फ बोनस इशू हो तो हम उसको एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कंसिडर करेंगे। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर इसका मतलब क्या है, ये जो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं हम क्या लेंगे, हम वेटेड एवरेज भी 12 लाख ही लेंगे, हम एवरेज टाइम फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 2 लाख नए शेयर्स आए हैं इसने कोई कैश का इंक्रीज नहीं लेके आया। जब कैश का इंक्रीज नहीं हुआ तो हमने ये कहा कि हम ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये डे 1 पे ही थे, तो हमारे पास पूरे साल की जो वेटेड एवरेज भी होगी वो 12 लाख ही होगी। ठीक है, तो याद रखना है आपने एक और पॉइंट भी इसी के साथ, जब भी बोनस इश्यू होगा, जब भी बोनस इश्यू होगा तो लास्ट ईयर ईपीएस रीस्टेट होगा। लास्ट ईयर ईपीएस क्यों रीस्टेट होगा, हमने कहा ये जो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है, मतलब ये ओपनिंग में ऐड हो जाएंगे। जब ओपनिंग में ऐड हो जाएंगे तो पिछले साल की जो क्लोजिंग है वही इस साल की ओपनिंग है, तो जब ओपनिंग में ऐड हुए तो पिछले की क्लोजिंग में भी ऐड होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने पिछले साल की ईपीएस को भी रीस्टेट करना है। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ईपीएस कब रीस्टेट होता है, तो नंबर 1 कंडीशन क्या है, जब हम बोनस पे शेयर्स इशू करें तो ईपीएस रीस्टेट होगा। फिर नंबर 3, अच्छा ईपीएस रीस्टेट कैसे होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। आप लास्ट ईयर ईपीएस कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपको गिवन होगा। इसको हम बोनस इशू फ्रैक्शन, बोनस इशू फ्रैक्शन होती क्या है, ओल्ड प्लस न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। मतलब अक्सर जब भी हम बोनस इशू करते हैं किसी न किसी फ्रैक्शन में करते हैं, हम कहते हैं 5 के बदले 1। जिस शेयर होल्डर के पास 5 शेयर्स हैं उसे 1 न्यू दिया जाएगा। 5 क्या है, ओल्ड, 1 क्या है, न्यू। तो 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय ओल्ड, तो ये क्या आ गई 6/5। फ्रैक्शन क्या आ गई 6/5। इस फ्रैक्शन के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें लास्ट ईयर ईपीएस को। दोबारा बता देता हूं, ईपीएस रीस्टेट करने के लिए बोनस इशू फ्रैक्शन का इनवर्स का मतलब क्या है, ये 6/5 है, आप 5/6 से लास्ट ईयर ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लास्ट ईयर ईपीएस रीस्टेट हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं राइट इशू की। हमने कहा था शेयर कितनी तरह से इशू हो सकते हैं, 3 तरह से इशू हो सकते हैं, या कैश पे इशू होगा, या बोनस पे इशू होगा, या राइट इशू होगा। तो याद रखो राइट इशू के अंदर दोनों चीजें होती हैं। राइट इशू में कैश इशू भी होता है, राइट इशू में बोनस इशू भी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे देते हैं। तो इसका मतलब जितनी कम वैल्यू दे रहे हैं वो बोनस एलिमेंट है, जो कैश ले रहे हैं वो कैश एलिमेंट है, हम कैश भी ले रहे हैं, हम फ्री भी दे रहे हैं। तो इसीलिए राइट इशू में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। राइट इशू में कैश भी होता है और बोनस एलिमेंट भी होता है। तो राइट इशू, जब राइट इशू होगा तो हम क्या करेंगे, टाइम फ्रैक्शन तो यूज होगी, उसके साथ हम राइट इशू फ्रैक्शन भी फाइंड करते हैं। तो राइट इशू फ्रैक्शन क्या होती है, कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस किसे कहते हैं, हम अगर फ्रैक्शन देख लें, कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट,
कम राइट प्राइस क्या होगी, बिफोर राइट इशू जो शेयर की प्राइस होगी, बिफोर राइट इशू जो शेयर की प्राइस होगी वो कौन सी प्राइस होगी, कम राइट प्राइस होगी। और इसी तरह एक्स राइट प्राइस क्या होती है, एक्स राइट प्राइस वो प्राइस है जो राइट इशू होने के बाद, और एक्स राइट हमने हमेशा वर्किंग से फाइंड करनी होती है। कैसे फाइंड करेंगे, देखें हमेशा राइट इशू कैसे होता है, उसी तरह फ्रैक्शन में होगा, हर 4 के बदले 1 शेयर आपने दिया, हर 4 के बदले 1 शेयर दिया, 1 शेयर की प्राइस थी 4, आपने कितने का दिया, आपने लेट्स सपोज $3 का दिया, तो 4 into 4 16, 1 into 3 3, तो क्या आ गया 19, ये क्या आ गया 5। अब ये 19 कितने शेयर की प्राइस है, 5 की, तो 19 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज एक्स राइट प्राइस। तो याद रखो एक्स राइट प्राइस इज ऑलवेज लोअर देन कम राइट प्राइस। यहां पे कम राइट प्राइस कितनी थी 4, यहां से एक्स कितनी आएगी 3 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो अब जब राइट इश्यू होगा तो देखो, अगर इसी एग्जांपल को ले, ये शेयर राइट इश्यू हुए थे, ये कौन से शेयर अगर इश्यू हुए, राइट इश्यू हुए, तो राइट इश्यू से पहले जहां जहां टाइम फ्रैक्शन है वहां पे साथ हमने क्या अप्लाई कर देना है, राइट इश्यू फ्रैक्शन भी अप्लाई कर देनी है। दोबारा बता देता हूं, राइट इश्यू फ्रैक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे, राइट इश्यू फ्रैक्शन क्या होती है, कम राइट हमेशा आपको बताता है कि बिफोर इशूइंग राइट इशू, बिफोर राइट इशू आपके पास 1 शेयर की प्राइस क्या थी, वो कौन सी प्राइस होगी, कम राइट, डिवाइडेड बाय एक्स राइट क्या होती है, आफ्टर राइट इशू कैसे निकालेंगे, हमें बताएगा हर 4 के बदले 1 शेयर दिया है, 4 की पहले प्राइस $4 थी, 1 नया शेयर दिया है $3 का, तो टोटल प्राइस कितनी आ गई 19 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास एक प्राइस आ गई विच इज 3 पॉइंट समथिंग, जो किससे कम है, 4 से कम है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब जहां जहां हमने राइट इशू किया है उससे पहले जहां जहां टाइम फ्रैक्शन है वहां पे हमने राइट इशू फ्रैक्शन भी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। और दूसरी बात याद रखें कि राइट इशू के केस में भी लास्ट ईयर ईपीएस रीस्टेट होगा, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि राइट इशू के अंदर भी क्या एलिमेंट होता है, बोनस एलिमेंट मौजूद होता है। तो हम इसी फ्रैक्शन के इनवर्स से लास्ट ईयर ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट ईयर ईपीएस भी रीस्टेट हो जाएगा। तो ईपीएस कब रीस्टेट होता है, 2 केसेस है, बोनस इशू में और राइट इशू में। बोनस इशू फ्रैक्शन ये है, बोनस इशू के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट ईयर ईपीएस को, रीस्टेट हो जाएगा। ये राइट इशू फ्रैक्शन है, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट ईयर ईपीएस, रीस्टेट हो जाएगा। अगर 1 साल में, अब दूसरी बात आती है, अगर 1 साल में कंपनी ने तीनों शेयर इशू किए हुए हैं, कैश इशू भी है, राइट इशू भी है, बोनस इशू भी है, तो अब कैसे डील करेंगे, अब इसमें हम बात करते हैं। देखें इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, डेट चेंज कर लेंगे, लेकिन नहीं लिख लेते हैं आपके लिए। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस 1 मिलियन था, फिर 1 अप्रैल को आपने कैश इशू किया 200, तो टोटल कितना हो गया 1.2 मिलियन। फिर 1 जुलाई को आपने बोनस इशू किया, कितना किया 100,000, तो ये कितना आ गया जी। फिर आपने 1 नवंबर को राइट इशू किया, कितना किया 50,000 का, तो ये कितना आ गया 1350,000। अब देखें हमारे पास 1 साल में ओपनिंग बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1350 है। ओपनिंग कितना था 10 लाख, अब कितना है
13.5 1.35 मिलियन। अब ये बैलेंस कितने मंथ्स रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। तो ये क्या आ गया? 3/12। ये बैलेंस कब तक रहा है? 12 लाख, अप्रैल, मई, जून। फिर ये 3 मंथ्स रहा है। ये बैलेंस कितने मंथ्स रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये बैलेंस कितना रहा है? 4 मंथ्स। और ये बैलेंस कितना रहा है? नवंबर, दिसंबर, 2 मंथ्स। तो सबसे पहले हमने जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, देखें जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस है उनके साथ हमने क्या लगा दिया? टाइम फ्रैक्शन अप्लाई कर दी। टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद अब देखें, अब हमें 2 चीजें चाहिए, बोनस इशू फ्रैक्शन भी चाहिए, राइट इशू फ्रैक्शन भी चाहिए। तो राइट इशू फ्रैक्शन से पहले 1, 2, 3 जगह टाइम फ्रैक्शन है, तो यहां पे 3 जगह हम क्या लगा देंगे? राइट इशू फ्रैक्शन। और बोनस इशू से पहले 1 और 2, तो बोनस इशू फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगी। अब हम इन तमाम इसको 2, 3, 4 इन चारों को सॉल्व करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अगर 1 साल के अंदर सारी चीजें हों, अगर एक ही हो, हमने बिल्कुल सिंपल किया था, अगर 1 साल में सिर्फ बोनस इशू है तो स्टार्ट ऑफ द ईयर, अगर साल में बोनस भी है, राइट भी है, कैश भी है, फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं लेंगे। फिर जितने भी बैलेंसेस हैं उसको हम पहले टोटल करेंगे, हर टोटल के साथ टाइम फ्रैक्शन सबसे पहले अप्लाई करेंगे। राइट इशू से पहले जहां जहां टाइम फ्रैक्शन है, राइट इशू फ्रैक्शन। राइट इशू फ्रैक्शन क्या होती है? कम राइट डिवाइडेड बाय एक्स राइट। एक्स राइट कैसे फाइंड करते हैं? क्या ओल्ड प्राइस क्या थी, न्यू कितने का दिया, टोटल प्राइस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड होगी, तो आपके पास न्यू प्राइस कम एक्स राइट आ जाएगी, जो कम राइट से हमेशा कम होगी। और बोनस इशू फ्रैक्शन क्या होती है? ओल्ड प्लस न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। तो आपने कितने के बदले कितने शेयर दिए? ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू, 5 के बदले 1, तो ओल्ड 5, न्यू 1, तो 6/5। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखें, इस सिनेरियो में हमारे पास बोनस इशू भी था, राइट इशू भी था। तो अगर बोनस इशू राइट इशू दोनों हैं, तो हमने कहा था लास्ट ईयर ईपीएस रीस्टेट होगी। और लास्ट ईयर ईपीएस कैसे रीस्टेट होती है? लास्ट ईयर ईपीएस को हम इनवर्स के साथ, किसके इनवर्स के साथ? इन दोनों फ्रैक्शंस के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा लास्ट ईयर ईपीएस भी रीस्टेट हो जाएगा। तो ये हमारा था बेसिक ईपीएस। फिर इसी स्टैंडर्ड में एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। What is diluted EPS? Diluted EPS Diluted EPS के अंदर हम एक शेयर होल्डर्स को वार्निंग दे रहे होते हैं कि आपका जो EPS नजर आ रहा है ये डाइल्यूट होके, कम होके कहां तक आ सकता है। देखें, हर वो ऐसी कमिटमेंट जिसमें आपको फ्यूचर में शेयर्स देने पड़ेंगे, कैश नहीं मिलेगा। हर वो कमिटमेंट, देखें, एक ये है कि कल में कंपनी नए शेयर इशू करेगी, तो जब नए शेयर कैश में इशू करेगी तो कैश भी आएगा, कैश की वजह से वो इन्वेस्ट होगा, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, तो वो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं हो सकता। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है कि हम कैश ऑलरेडी ले चुके हैं या नहीं लेंगे, बट फ्यूचर में क्या देंगे? नंबर ऑफ शेयर्स देंगे। तो जब फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स देंगे तो आपका जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो आपका ईपीएस क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। तो जब ईपीएस, और ये एक वार्निंग होती है, लेट्स सपोज आपने शेयर होल्डर को बताया कि अभी तो पर शेयर 50 सेंट आपको मिल रहा है, बट जब ये कल शेयर्स हमारे पास न्यू शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, जब ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो ये ईपीएस डाइल्यूट होके, कम होके लेट्स सपोज 35 सेंट्स पे आ जाएगा। तो ये जो एक वार्निंग दिखाना होता है कि ये कहां तक कितना कम हो सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। जिस तरह अगर आपने कन्वर्टेबल लोन्स इशू किए हुए हैं तो आपने तो कैश ले लिया उस लोन से, कल आपको हो सकता है कि वो जो जिससे आपने लेंडर से पैसे लिए हैं वो कल किस में कन्वर्ट करा लें? शेयर्स में कन्वर्ट करा लें। तो जब शेयर्स में कन्वर्ट कराएगा तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो वेटेड एवरेज था इसमें ऐड हो जाएंगे, न्यू शेयर्स ऐड हो जाएंगे, और ये जो प्रॉफिट था इस प्रॉफिट में भी एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट क्या हो जाएगा? आप क्या सेव करेंगे? जब लोन कन्वर्ट होगा इक्विटी में तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है आप वो सेव करेंगे। कितना इंटरेस्ट सेव करेंगे? अगर 30% टैक्स है तो
आप 70% ऑफ इंटरेस्ट सेव कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट सेव करेंगे उस पर 30% टैक्स भी पे करेंगे, तो नेट आप कितना सेव कर रहे होंगे? 70% सेव कर रहे होंगे। अगर टैक्स रेट 30% है, नॉर्मली एग्जामिनर 30 या 25% का रेट दे देता है एग्जाम में, तो आपको जो भी रेट दिया होगा, तो आप जो भी इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं, और ये किस केस में आएगा? जब कन्वर्टेबल लोन्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने ऑप्शन दी हुई है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सेव नहीं हो रहा होगा। कल आपने कहा है कि $3 का शेयर मेरे से 2 में खरीद लेना, तो ये जो $1 है इसके अगेंस्ट आप फ्री शेयर देंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें फ्यूचर में आप फ्री शेयर्स दे रहे हो और उसके बदले आपको कैश ना मिल रहा हो, तो वो आपके डिनोमिनेटर में ऐड होंगे, आपका ईपीएस कम हो जाएगा। इस ईपीएस के कम होने को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। तो इसके अंदर, इस स्टैंडर्ड के अंदर 2 ईपीएस होते हैं, एक बेसिक, एक डाइल्यूटेड। बेसिक में हम किस तरह फाइंड करते हैं वो भी देख लिया, और लास्ट ईयर को रीस्टेट भी करते हैं ईपीएस को। कब? बोनस और राइट इशू के केस में। और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है? वार्निंग है कि आपका ये बेसिक ईपीएस डाइल्यूट होके कितना कम हो सकता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।